अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज एक नर्स को दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले वैक्सीन को मंजूरी देने के तुरंत बाद ट्रंप ने इसे चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि फाइजर और दूसरी कंपनियों को रिसर्च के लिए काफी मदद की थी और उम्मीद के मुताबिक ही परिणाम सामने आए। साथ ही ट्रंप ने वैक्सीन बनाने के काम में जुटे डॉक्टरों और कर्मचारियों समेत सभी लोगों का आभार भी जताया। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद करीब 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नए कानून में वहां की पुलिस को ज्यादा ताकत दी गई है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन राजधानी पेरिस में जारी इन प्रदर्शनों में अचानक हिंसा शुरू हो गई। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस पर पटाखों से हमला शुरू कर दिया। वहां आगजनी की कोशिश भी की गई। जवाब में पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। जवानों ने सड़क पर जो भी मिला उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग तो सड़क पर ही गिर पड़े। ये बवाल देर रात तक चलता रहा। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। यही नहीं, हिंसा भड़काने के आरोप में करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के अरवल में एक बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये बस पटना से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जा रही थी। तभी रास्ते में शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लग गई। आग लगते ही बस में बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। बस से निकलने की कोशिश में कई यात्री घायल हो गए। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने किसी तरह बस में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनका सामान जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद दूसरी बस के जरिए सभी यात्रियों को रवाना किया गया। अहमदाबाद में कोरोना से लड़ाई में तैनात इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से लड़ाई में तैनात इंटर्न डॉक्टर अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर चले गए। ये इंटर्न डॉक्टर अपना स्टाइपेंड बढ़ाने के अलावा कई दूसरे भत्तों की भी मांग कर रहे हैं। हमारा स्टाइपेंड जो 12,800 है उसे रेज करके 20,000 पर मंथ किया जाए। कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सके, इसलिए गुजरात सरकार ने 2000 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रात का कर्फ्यू 5 जनवरी तक बढ़ा दिया। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। कमलनाथ के घर बैठने वाले बयान पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राज्य में उपचुनाव में मिली हार के बाद इसे उनका राजनीति से संन्यास लेने का संकेत माना जाने लगा। बीजेपी ने तो कमलनाथ का ये बयान आते ही उस पर चुटकी ली। कमलनाथ जी, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात अगर आप पहले कह देते तो ये मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को किसानों के प्रदर्शनों पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में कोरोना खतरे की वजह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमा किसानों को तुरंत हटवाने की मांग की गई है। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच हरियाणा में नियमों के तहत स्कूल खुल गए। फिलहाल 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को ही स्कूल जाकर 3 घंटे के लिए पढ़ाई करने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद छात्रों ने सावधानी बरतते हुए फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया, जिसकी एक तस्वीर रोहतक से भी सामने आई, जिसमें मास्क लगाए कुछ छात्र एक स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे तो पहले एंट्री गेट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई। साथ ही उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद ही उन्हें स्कूल में अंदर जाने की इजाजत दी गई। कई दिनों बाद स्कूल पहुंचे छात्र काफी खुश नजर आए। ईयरफोन पे अच्छे से समझ नहीं आता, यहाँ पे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे समझाती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत ही छात्र पढ़ते दिखाई दिए। एक डेस्क पर एक बच्चा बैठा दिखा तो दूसरे को कोरोना के फैलने के डर से खाली छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। पुंछ में हुई ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान बर्फ से ढके एक कच्चे मकान की तरफ कुछ हरकत होती दिखी। कुछ ही देर में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की, लेकिन हथियार डालने की बजाय आतंकियों ने गोलीबारी तेज कर दी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के कब्जे से राइफल, सैकड़ों गोलियां और बड़ी संख्या में ग्रेनेड बरामद हुए। दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया है।
जिन 2 आतंकियों को ढेर किया गया वो दोनों पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। दोनों की मदद करने वाले एक कश्मीरी आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों को जिला विकास परिषद चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का काम सौंपा गया था। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के अलावा दिलीप घोष और मुकुल रॉय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुई हमले के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच गुरुवार को वर्चुअल बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजस्थान के बीकानेर में 1971 की लड़ाई में शामिल जवानों के सम्मान में एक रिले रेस का आयोजन किया गया। 180 किलोमीटर की इस रेस में बीएसएफ के कई जवानों ने हिस्सा लिया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 किलो गांजा और हथियार भी बरामद करने का दावा किया। यूपी के फिरोजाबाद में एक आदमी पर अपने छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि दोनों भाइयों के बीच बैंक का कर्ज चुकाने को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी। जयपुर में अवैध शराब बनाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से 500 पेटी अवैध शराब भी जब्त करने का दावा किया गया। किसानों की वजह से सैकड़ों फैक्ट्री मालिक परेशान हैं, जिनका काम किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही चौपट है और वो आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के करीब सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी ऐसी ही जगहों में है, जहां करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें ज्यादातर एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। इन फैक्ट्रियों में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कामकाज ठप है। लेबर पहुंच पा रही है फैक्ट्री में, ना रॉ मटेरियल ना माल पहुंच पा रहा है, कोई रास्ता नहीं है। सैकड़ों फैक्ट्रियां ठप होने से अब तक सैकड़ों करोड़ के नुकसान का अनुमान है। 1300 यूनिट्स आर ऑलमोस्ट शट एट द मोमेंट। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा डेंट है। लॉकडाउन के दौरान महीनों बंद रहे कारखानों के लिए ये दौर उससे भी ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। आज कोविड के बाद बहुत मुश्किलों से हम किसी लेवल के ऑर्डर उठा पाए हैं। उन ऑर्डर को हम आज की तारीख में किसी भी तरीके से उनकी आपूर्ति नहीं कर सकते। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में ऐसे कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज ठप पड़ा है। राजस्थान के 50 शहरी निकायों के चुनाव में बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ी और नंबर 1 की पोजीशन पर रही। न्यूज 18 की भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने राज्य के नगर परिषद और नगरपालिका चुनाव में जबरदस्त वापसी की और 50 शहरी निकायों के 1700 से ज्यादा वार्ड पर हुए चुनाव में बीजेपी से आगे रही। कांग्रेस को 620 वार्ड पर जीत हासिल हुई और वो पहले नंबर पर रही, जिसके बाद दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे और उन्होंने 595 वार्ड पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही और उसके खाते में 548 वार्ड आए। कुछ दिन पहले राजस्थान में पंचायत चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादास्पद बयान पर घमासान हो गया। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर में एक क्षत्रिय सम्मेलन के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। शूद्र को शूद्र के तो बुरा लग जाता है, कारण क्या है? इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया। सियासी घमासान बढ़ा तो बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर के विवादास्पद बयान से किनारा कर लिया। देश प्रथम इस पर काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों पर अगर कोई बात युक्त मैं जरूर इसको देखूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने लद्दाख में LAC से चीन की सेना को खदेड़ने वाले जवानों की तारीफ की। गृह मंत्रालय के बुलाने के बाद भी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP दिल्ली नहीं पहुंचे। पिछले हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले और उनकी सुरक्षा में चूक के मसले पर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को बंगाल की मथुरापुर की रैली में ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तो सिर्फ सरकार का मुखौटा है और इस मुखौटे के पीछे उनका भतीजा भ्रष्टाचार के बड़े खेल में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ममता ईमानदार सूती की साड़ी और साधारण चप्पल पहनती है, लेकिन उनका भतीजा 25 लाख का चश्मा पहनता है, जो कि सिंडिकेट और सोने और कोयले की तस्करी से कमाया हुआ है। ये भाईपो की सरकार है। ममता जी तो मुखौटा है, मुखौटा। ईमानदार सूती की साड़ी पहनती है और स्लीपर पहनती है, पर उसके पीछे जो भाईपो है ना,
उसका चश्मा 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का। ये मेहनत का पैसा है क्या भाईपो का? सिंडिकेट राज से जो पैसा कमाया है भाईपो उसकी 25 लाख रुपए की सोने की और हीरे की फ्रेम का चश्मा पहनता है। ये गोरू की तस्करी का पैसा है, ये सोने की तस्करी का पैसा है, ये कोयले की तस्करी का पैसा है। कर्नाटक के उडुपी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक कुत्ते का सिर बर्तन में फंस गया, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। बताया गया कि उस पालतू कुत्ते ने खाने के लालच में बर्तन में मुंह डाल दिया, लेकिन वो उसमें फंस गया, जिसके बाद उस बर्तन को काटकर कुत्ते की जान बचाई जा सकी। वहां मौजूद लोगों ने एक छोटे हथौड़े की मदद से पहले स्टील के उस मजबूत बर्तन पर जगह जगह वार किए और फिर उसे किसी तरह काटा, तब कहीं जाकर उसका सिर बाहर आया। इससे पहले वो बेजुबान जानवर काफी देर तक छटपटाता रहा। अपने सिर को निकालने के लिए उसने खूब हाथ पैर भी मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हिलने डुलने की वजह से मदद में जुटे लोगों को और परेशानी हो रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिया और फिर बर्तन को काट कर उसे बचाया। अमेरिका के कोलोराडो में एक 2 साल की बच्ची के मास्क न पहनने पर उसे और उसके माता पिता को एयरलाइन ने सफर ही नहीं करने दिया। परिवार को हवाई जहाज से उतार दिया गया। बाद में बच्ची की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वो बच्ची को मास्क पहनने के लिए मनाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बच्ची राजी ही नहीं हुई। मास्क देखते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आखिर में उसके माता पिता ने भी कोशिश छोड़ दी। इसके बाद एयरलाइन का एक कर्मचारी उनके पास आया और उन्हें नियमों का पालन न करने की वजह से विमान से उतरने को कह दिया। हालांकि काफी बहस भी हुई, लेकिन दंपति को बच्ची के साथ विमान से उतरना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ डांस करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज पहले इन दोनों का एक शादी समारोह में नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वीडियो में दोनों बदमाश पिस्तौल लहराते हुए डांस करते नजर आए। इस दौरान वो नाचने के साथ पिस्तौल से हवा में फायरिंग भी करते रहे। उनके साथ कई दूसरे लोग भी वहां नाचते दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ ठुमके लगाते रहे। बाद में इन दोनों बदमाशों का पिस्तौल के साथ शादी समारोह में डांस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया। अवैध अस्लहे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ कारतूस भी है। पूछताछ में पता चला कि एक बदमाश आजमगढ़ का और दूसरा बदमाश जौनपुर का रहने वाला है। कोरोना से चल रही लड़ाई के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का आरोप है कि छठे वेतन आयोग को लागू करते समय उनके वेतन में जो गड़बड़ी थी उसे ठीक नहीं किया गया और न ही कर्मचारियों का बकाया दिया गया। इसके अलावा नर्सिंग यूनियन ने एम्स प्रबंधन के सामने कुल मिलाकर 23 मांगे रखी हैं। इस बीच स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हड़ताल पर गए लोगों को काम पर तुरंत लौटने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कहा गया है कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। जो मेन मुद्दा है, बाकी मुद्दे 23 मुद्दे हैं, हर मुद्दे में जान है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसको शुरू से बात करने की चाह रहे हैं भी, वो 6 CP से मैं कहता कि जो जितने भी नर्सेज हैं एम्स की, उनका जो बेसिक था 6वें पे कमीशन के हिसाब से एक टेक्निकल एरर था, यानी उन लोगों को जो पैसा मिलना था उससे कम पैसा दिया गया था। तो हमारे बार बार निवेदन के बाद भी इसको नहीं माना गया, तो हमने स्ट्राइक की थी, मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह। उसमें इनकी समझ में आ गया था मंत्रालय को और मंत्री जी को, इन्होंने हमें लिख के दिया और उस पर काम हुआ, लोगों को फिक्सेशन हुए और लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही कोरोना आया हम लोगों की सेवा में लग गए, हमारा इधर आना जाना ज़्यादा नहीं हुआ एडमिशन के पास और इन लोगों ने उसको टर्न डाउन कर दिया। I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands. टीएमसी के एक और नेता ने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी।
ममता की पार्टी में एक और नेता बागी हो गया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चुने जाने पर उन्हें 2000 करोड़ रुपए आसनसोल के विकास के लिए मिलने चाहिए थे, लेकिन केंद्र की योजना लागू न करने की वजह से ये पैसा आसनसोल को नहीं मिल पाया। हम लोग तो पैसा लेकर डेवलपमेंट करना है, वो केंद्र सरकार से आए, राज्य सरकार से आए, अमेरिका से आए, लंदन से, हमको क्या मतलब है। लेकिन बीजेपी ने जितेंद्र तिवारी के बहाने एक बार फिर बंगाल में कट मनी के सिंडिकेट पर ममता सरकार को घेरा। प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उनको कट मनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें 1975 में इंदिरा सरकार के देश में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा और पूछा कि ये याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। दिल्ली में एम्स अस्पताल की कई नर्सें वेतन बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर हड़ताल पर चली गईं। हालांकि एम्स के निदेशक ने दावा किया कि इनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। साथ ही उन्होंने इन नर्सों से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की। I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike. देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ गई। आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के तापमान में और गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान जताया। 17 और 18 तारीख को लगभग टेम्परेचर 60 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के कोलार में आईफोन बनाने वाली एक फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वेतन नहीं मिलने से खफा फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों ने वहां हंगामा किया और वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनके सामने जो कुछ भी आया उन्होंने उस पर अपना गुस्सा निकाल दिया, सामान को इधर उधर फेंक दिया। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों में किसी ने फैक्ट्री के शीशे तोड़ दिए तो किसी ने कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया, तो कोई फैक्ट्री की पार्किंग में पहुंच गया, वहां खड़ी गाड़ियों को पलट दिया गया। यहां तक कि एक तस्वीर में तो एक फैक्ट्री के बाहर मौजूद एक कार आग की लपटों से घिरी दिखी। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों पर डंडे भी बरसाने पड़े, जबकि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे भी दिखे जिन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाना मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरह उन्हें वहां से थाने ले जाया गया। यूरोप के देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वैसे तो ये प्रदर्शन वहां गर्भपात के सख्त कानून के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले एक महिला संगठन ने बुलाया था, लेकिन सरकार की नीतियों पर अपनी भड़ास निकालने के लिए दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए। मगर पुलिस भी उनसे निपटने के लिए तैयार दिखी। उसने सख्ती दिखाई और सामने आए एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी तो एक प्रदर्शनकारी पर भारी नजर आया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक आदमी तो आंसू गैस का गोला बनकर प्रदर्शन में पहुंचा दिखा। असल में पोलैंड की सत्ताधारी पार्टी के तौर तरीकों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदर्शनकारी उसके अध्यक्ष के घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इतने लोग सड़क पर उतर आए कि सड़क का एक हिस्सा तो पूरी तरह बंद ही हो गया। प्रदर्शनकारियों से दो हाथ करने के लिए रोड पर एक कतार में पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आईं। पुलिस के जवान लोगों के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। आगे बढ़ने से रोका गया तो प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर ही गाने बजाए और नाचना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के तगड़े इंतजाम के बावजूद कुछ लोग नेता के घर तक ही पहुंच गए, लेकिन उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के बीजेपी सांसदों और विधायकों ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि कानूनों के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस बीच हरियाणा के नेताओं ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और नरेंद्र सिंह तोमर से कानून वापस नहीं लेने की अपील की। वहीं कृषि मंत्री ने फिर किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत की पेशकश की। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही 7वें दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है। तोमर ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। यह किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आएं
और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जिस तरह से कृषि के महत्वपूर्ण बिल हैं, इनकी समर्थन में आए, और इससे पहले जैसा आपने देखा होगा केरल से और हरियाणा के और यूपी के अन्य जगह से भी किसान संगठन के लोग भी आए। सब ने यही कहा कि देश के लिए ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में किसानों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश के इटारसी से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेकाबू ट्रक एक ऑटो को टक्कर मारने के बाद उसे काफी दूर तक घसीटता ले गया। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से बेकाबू होकर उसने ऑटो को टक्कर मार दी और फिर वो उसे लगभग 200 मीटर तक घसीटता ले गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें हाईवे पर वो ऑटो को काफी दूर तक घसीटता ले जाता नजर आया। सड़क के दोनों तरफ काफी लोग भी मौजूद थे, जो ये नजारा देख कुछ देर के लिए हैरान रह गए। हालांकि थोड़ी ही दूर जाकर ट्रक रुक गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। गनीमत ये रही कि ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था। बाद में आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गूगल की कई सेवाएं कुछ देर के लिए ठप पड़ गई, जिससे करोड़ों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल के नेटवर्क ने शाम के वक्त अचानक से काम करना बंद कर दिया, जिससे जीमेल और यूट्यूब समेत गूगल की कई सेवाएं बंद करनी पड़ गई। और ये समस्या कुछ देर तक बनी रही, जिससे करोड़ों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बीच गूगल का सर्च इंजन यानी google.com काम करता रहा, लेकिन इस समस्या पर ना तो गूगल और ना ही गूगल इंडिया की तरफ से कोई बयान सामने आया। बाद में यूट्यूब टीम की तरफ से ट्विटर पर इस समस्या से निपटने का दावा किया गया।